शाम को गांव में ही उनका भाषण था। वो बोल रहे थे, कई बार हमारा गांव आवे के मन कल से, कहकर 1 मिनट को चुप हुए। आंखें पनिया आई। पीछे बैठी औरतों के समूह में एक हिचकी उठी, एक हलचल हुई। आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। जेपी फिर सोच के दायरे से उभरे। गांव के एक एक बुजुर्ग का नाम उन्होंने लिया, उनसे बातें की और भी बहुत कुछ बोला, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में। जब मंच से उतरे, एक आवाज आई, मेहरारू लोगन भी उनका देखे के चाहत बा, वो उस ओर भी जाएं। जेपी मंच से उतर ही नहीं पाए। मंच पर से ही भाव विभोर हो उन सबका प्रणाम स्वीकार किया। और फिर घिर आई रात। उनका आत्मीय भाव पूरी तरह उजागर था। भोजन के लिए गांव के लोगों को बुलाया था। स्वयं चलकर आंगन तक गए। वहां खाना पक रहा था। फिर वहां गए जहां गाय भैंसे बंधी थी। खाना खाते समय एक एक आदमी को पूछ रहे थे कि ये सब्जी ली कि नहीं। कोई पुराना परिचित वृद्ध दिख गया तो अपनेपन से पूछ बैठे, का हाल बा, अपने परिवार के नया लोग का करत बा। खाना हो चुका और रात जरा गहराई तो घर के पिछले दरवाजे पर गांव की औरतें जुट गई। कुछ बूढ़ी, कुछ नवोड़ा, उम्र के हर रंग सजी सजाई, गहना पहने। एक एक आती गई और उनके पैरों पर झुकती गई। जयप्रकाश जी कुछ मायनों में बड़े संकोची थे। बोल उठे, ई का करत बाड़ू, हमरे पैर न छुए के चाही। वह बेचारी असमंजस में झिझकी। तभी बगल से उसकी सास बोली, राउर ई नातिन पतोह बा, ई लोग पैर छुबे करी। बस जेपी गदगद मुस्कुराए, बोले, त ठीक बा। फिर तो हर बहू के लिए मुस्कुरा मुस्कुरा कर पूछते रहे, ई केकर पतोह? ये सिलसिला करीब आधा घंटा चला। सवेरे 10-11 बजे से गांव के बड़े बूढ़े आ जुड़े। जेपी के समवयस्क हमजोली, हम उम्र खैनी पीटते रहते और बतियाते रहते। गांव की बात, घर की बात, गाय भैंसों और जानवरों की बात कि कबड्डी होत रहेल जौन बगीचा माँ, वो बगीचवा के का भइल, अब वहीं बाकी है कि ना। और जब किसी ने बताया कि वहां तो खेत बन गया है, तो एक लंबा गुम इतिहास उनकी आंखों में छलछला उठा। चंद्रशेखर जी उनकी यात्रा में हर समय उनके साथ थे। उनकी हमसफर, साथी, छोटे भाई, अपनत्व के घेरे में बंधे उनके मानस पुत्र। और फिर आ गया गांव की गली छोड़ने का समय। उनका मन तो बस वहीं रम गया था। बार बार कह रहे थे, हमार जाए के मन नहीं के करत, पर जाना तो था ही। वो घूम घूम कर, लौट लौट कर घर की एक एक दीवार, दलान देख रहे थे, जैसे सबकी यादों को अपने मन पटल पर संजो लेना चाहते हों, जैसे जानते हों ये सब फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। उनकी इस ग्रामीण सरलता, सहजता ने, जिसने उनको सामान्य व्यक्ति से परे एक विशिष्ट व्यक्ति बनाया था और भावना के धरातल पर छोटे से छोटे व्यक्ति से उन्हें जोड़ा था, मुझे मोह लिया। बाहर बड़ी भीड़ थी। सारा गांव उमड़ पड़ा था। पता नहीं अब जेपी कब आए, आ भी पाए कि नहीं। कोई कह रहा था, कौन जाने कौन पुण्य किए थे कि जेपी के गांव में जन्म लिया। जनक महाराज की छाया में जेपी क्या जन्मे, स्वयं विदेह हो गए। हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। भीड़ नारे लगा रही थी, लोकनायक जिंदाबाद। वो हेलीकॉप्टर के सामने आए, चढ़ने लगे और फिर फौरन उतरकर घूमकर गांव की तरफ देखने लगे। चालक बार बार चलने की जल्दी कर रहा था और वो चारों तरफ देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, गांव को देख रहे थे, जाने अनजाने चेहरों को निहार रहे थे। ठीक राम वनगमन का दृश्य था। अब चली, किसी ने कहा।
शायद चंद्रशेखर जी ने। जयप्रकाश जी बोले, जाने कब फिर देखा मिली। आंखों में आंसू उमड़ने लगे। एक बार फिर हाथ जोड़े और हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। चलते चलते पायलट से कहा, हमारा मकान के ऊपर से उड़ावा। हेलीकॉप्टर उड़ चला। चालक ने घर के ऊपर 1-2 चक्कर लगाए और फिर आंखों से ओझल हो गया। न जाने कितने की आशाओं आकांक्षाओं को अपने में समेटे। यह यात्रा एक यादगार यात्रा थी जिसे मैंने जहन में बंद करके रखा। इंदिरा जी को अपनी शक्ति को लेकर भ्रम हो गया था। उनके आसपास जो घेरा बना दिया गया था उससे वो निकल नहीं सकी। शायद उन तक असली बातें पहुंचती ही नहीं थी। उन्हें केवल वही दिखाया जाता जिसे उनके आसपास के घेरे के लोग दिखाना चाहते थे। इस प्रकार वो जनता से दूर होती गई। अनुशासन पर्व के नाम पर जिस भ्रम की चादर देश को ओढ़ाई गई उसके अंदर वो स्वयं आ गई और चुनाव करा बैठी। फलस्वरूप जनता का मौन विरोध जब टूटा तब वह हड़कंप मचा। वह भूचाल आया कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस भारी मात्रा में अस्वीकृत हो गई। मार्च 1977 को एक नई आजादी मिली। खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला सबको। ये नई आजादी क्रांति की बदौलत ही आई थी। ये क्रांति जनता के किसी एक वर्ग में नहीं की थी, देश के सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर की थी। उन्होंने आपातकाल को नकार दिया था। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, छोटे व्यवसायी या उद्योगपति या फिर गांव के अनपढ़ लोग सब इसमें शामिल थे। आपातकाल के बाद चुनाव की उपलब्धि हुई कि केंद्र एवं कई राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ठाकुर उन दिनों आयकर से डेपुटेशन पर राजस्व गुप्तचर निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर आ गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्टिंग थी। आयकर में फिर भी अन्य लोगों से वास्ता पड़ता था। अब तो मंजे हुए शातिर अपराधी जो नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे थे उनसे निपटना था। इन अपराधियों के संपर्क अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से थे। साधन संपन्न अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तस्करी का माल नेपाल से भारत लाते और यहाँ से पश्चिमी देशों में ले जाते। भारत का इस्तेमाल एक पड़ाव की तरह करते। ये अपराधी बड़ी पक्की किस्म के थे, न आसानी से पकड़ में आते और न अपराध ही कबूल करते। एक बार फिर शुरू हुआ ऑफिस के लंबे लंबे कार्य के घंटों का सिलसिला। भाग दौड़, टेंशन और व्यस्तता। उन दिनों जनता सरकार में राजस्व मंत्री थे सतीश अग्रवाल। जब जनता सरकार आई तब सब लोगों ने कहा कि टीपी की मुश्किल आई, क्योंकि कांग्रेस सरकार में उन्हें बहुत विश्वास में लिया जाता था। यह एक तरह का प्रचलित नियम है कि जब एक सरकार जाती है तो आने वाली सरकार में तबादलों का दौर शुरू हो जाता है। नए मंत्री अपने विश्वस्त अफसरों को लाना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अफसर की निष्ठा कर्तव्य के प्रति होती है, ड्यूटी के प्रति होती है। वह तो जो योजना होगी उसके अनुसार अपने से ऊपर के ऑफिसर के आदेशानुसार ही काम करेगा। इंदिरा सरकार में प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष SR मेहता का पूरा विश्वास और सहयोग ठाकुर को मिला हुआ था। इसलिए काम करने में, ड्यूटी पूरी करने में अलग ही आनंद आता था। नई सरकार के आने से थोड़ी ऊहापोह, शंका होनी स्वाभाविक थी। जनता सरकार ने कई जांच कमीशन बैठाए थे। शाह कमीशन उनमें प्रमुख था, जो आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए बिठाया गया था। टीपी का उसमें कहीं नाम नहीं था। ऊपर से आदेश सदैव मेहता जी को दिए जाते थे और मेहता जी अपने अधीनस्थ अफसरों को निर्देश देते थे। आदेश को वह पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार भी करते थे। वो बड़े कर्तव्यनिष्ठ, दिलेर व्यक्ति थे। टीपी पर उनका अटूट विश्वास था और वो
उनके बहुत करीब थे, इसलिए जाहिर था कि लोग सोचते कि दिल्ली से हमारा दाना पानी उठने में देर नहीं है। एक दिन राजस्व मंत्री सतीश अग्रवाल ने ठाकुर को बुलाकर कहा, सुना है तुम इंदिरा जी के विश्वस्त लोगों में से थे। ठाकुर ने उत्तर दिया, विश्वस्त यदि था तो अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण था। उन्होंने पुनः कहा, तब तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि इंदिरा जी का धन कहाँ रखा है। अब तो समय बदल गया है, तुम हमें उसके बारे में बता दो। ठाकुर ने उत्तर दिया, साहब मैं तो एक बहुत छोटा अफसर था, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने धन कहाँ छिपाया है। उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा और बार बार इंदिरा जी के छिपे धन के बारे में पूछा। इस बार ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। बोले, सर पहले तो मुझे मालूम नहीं कि उनका खजाना कहाँ छिपा है। दूसरी बात, क्या आप सोचते हैं कि मुझे मालूम भी होता तो मैं आपको बता देता? हम राजस्थान के लोग हैं, आन पर विश्वास पर सिर कटाने वाले लोग हैं, और फिर यदि आज मैं आपको उनके भेद बता दूंगा तो कल जब आपकी सरकार बदलेगी तो आपकी गोपनीय बातें मैं आने वाली सरकार को नहीं बताऊंगा। ये आप कैसे सोच सकते हैं? सतीश अग्रवाल स्वयं राजस्थान के थे। इनका उत्तर सुनकर लाजवाब हो गए। उसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं कहा और ठाकुर उनके भी विश्वस्त हो गए। ये बात ठाकुर ने जब मुझे बताई तब मैंने सोचा कि ये तो सरासर ज्यादती है किसी की ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास के प्रति। दूसरी ओर मेरा मन पति के प्रति गौरव से अभिभूत हो उठा। उन्हीं दिनों राजस्व गुप्तचर विभाग को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सूचना मिली कि कोई ऐसा गिरोह है जो भारत में सक्रिय है। यहाँ पर भी अधिकारियों को ऐसे गिरोह का पता चला। इस गिरोह को पकड़ने के लिए ठाकुर ने अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी से संपर्क साधा। एक मिली जुली कार्यवाही करने के लिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि माल चलता कहाँ से है, तस्करी में कौन कौन शामिल है, माल लाने ले जाने का तरीका क्या है। इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये पता लगाना था कि माल कहाँ से कब निकल रहा है, ताकि तस्करों को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ा जा सके। रात दिन निगरानी रखने का पूरा इंतजाम किया गया। किसी फिल्मी कहानी की तरह गिरोह के बारे में सूचनाओं का स्रोत और मजबूत करने के लिए कुछ एजेंटों को लगाया गया, जो तस्करों के गिरोह में घुसकर अंदरूनी सूचनाएं लाकर देते थे। मैं उन दिनों हिंदुस्तान टाइम्स में ही थी। एक दिन दोपहर को देखा, कुछ सहयोगी भागकर नीचे सड़क की ओर जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी रोड पर उस दिन ऐसा क्या घटित हो गया था कि सभी की निगाहें उस ओर टिकी थीं। सही स्थिति का पता लगाने के लिए रिपोर्टर्स का हुजूम उधर की ओर दौड़ा। मैं भी अपनी उत्सुकता रोक नहीं सकी। आकर्षण का केंद्र वह सड़क इसलिए भी बन गई क्योंकि एकदम पुलिस की 2-3 गाड़ियां एक भागती हुई गाड़ी का पीछा कर रही थी। गाड़ी तेजी से भाग रही थी, जैसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। सड़क पर गाड़ियों और पैदल यात्रियों की परवाह किए बगैर पुलिस ने गोली भी चलाई, किंतु वह असफल रही। गाड़ी चौराहे की लाल बत्ती की परवाह किए बगैर जनपद की ओर से निकल गई। दर्शक मूक थे, हम लोग चकित। पता लगा कि पास की एक बिल्डिंग में किसी ऑफिस का एक कमरा था। ऑफिस का नाम भी बनावटी था और ऑफिस में फर्नीचर के नाम पर चंद कुर्सियां, एक मेज तथा टेलीफोन ही था। इस बेनामी ऑफिस को तस्करों का गिरोह केवल सूचना इकट्ठी करने के लिए ऑपरेट करता था। किसका ऑफिस था, कौन आता था, ये कुछ वहां काम कर रहे 1-2 लोगों को भी पता नहीं था। उन्हें बस ये पता था कि दिन भर आई हुई डाक और टेलीफोन सूचना एकत्र करने के लिए हर शाम कोई न कोई आता था। वह कौन थे,
कहां से आए थे, इसका उन्हें भी कुछ पता नहीं था। जाहिर था कि वह केवल एक सेंटर था, संपर्क सूत्र इकट्ठा करने का। राजस्व गुप्तचर निदेशालय की नजर उस केंद्र पर कई दिन से थी। दिल्ली की सड़कों पर संदिग्ध व्यक्तियों का लगातार पीछा किया गया और उनके ठहरने के ठिकानों पर रात दिन नजर रखी गई। काफी भाग दौड़ के बाद पता लगा कि गिरोह का सरगना अमेरिकी नागरिक था और गिरोह के अन्य सदस्य नेपाली। गिरोह के 2 नेपाली सदस्यों ने, जो नेपाल से माल लेकर आते थे, अपने ठहरने के लिए भी चुनी थी सबसे सुरक्षित जगह, राष्ट्रपति भवन के पीछे के स्टाफ क्वार्टर्स में, अपने किसी रिश्तेदार का घर। इस सब सूचना से ये तो पता लग गया कि माल आया है और उसे बस अमेरिकी खरीदार को सुपुर्द करना भर है। इस माल में हशीश और हशीश आयल शामिल थे। जो 2 आदमी माल लेकर आए थे, उन्हें गिरफ्तार करने में कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन ठाकुर ने राजस्व मंत्री सतीश अग्रवाल से कहा, कदम इस तरह उठाना चाहिए जिससे भारत और अमेरिका दोनों जगह तस्करी में लगे समूचे गुट का पूरी तरह सफाया हो सके। सतीश जी ने अपनी अनुमति दे दी, पॉलिटिकल क्लियरेंस भी ले लिया। राष्ट्रपति भवन के स्टाफ क्वार्टर्स जो सर्च करने थे, अब जरूरी था कि इस सिलसिले की हर कड़ी को तोड़ा जाए। लिहाजा राजस्व गुप्तचर निदेशालय और अमेरिका के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के गहरे तालमेल से संयुक्त कार्यवाही का फैसला किया गया। बहुत सोच विचार कर काम करने की जरूरत थी, क्योंकि आशंका ये थी कि गिरोह के दिल्ली में मौजूद सभी सदस्य अगर पकड़े गए तो गिरोह अपने काम के तौर तरीके और जगह बदल देगा और फिर अमेरिका में वितरण के स्रोतों का पता लगाना कठिन हो जाएगा। हमेशा की तरह घर में फोन की घंटी की टनटनाहट शुरू हो गई। रात बिरात भी कभी कभी फोन आ जाते, पर आयकर के छापों से इस बार की कार्यवाहियों में अंतर था। वहां सब काम दिन की रोशनी में होते थे, यहां दिन रात में कोई फर्क नहीं था। दिन में अपराधी पकड़ा जाता तो रात में उससे देर तक पूछताछ होती, क्योंकि अपराधी मंझे हुए थे। उन पर जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी करना पड़ता था। ऐसे समय ठाकुर जब देर रात घर आते तो बड़े विचलित होते। उनका कोमल मन मार पिटाई देखकर दुखित हो जाता। अक्सर कहते और सब तो ठीक है, पर अपराधियों को इस तरह कठोरता से मारपीट और पूछताछ करके उनसे अपराध स्वीकृत कराना कुछ अच्छा नहीं लगता। कई बार तो निरपराध भी इस चपेट में आ जाता है। मैंने कहा, जिस तरह के मंझे हुए अपराधी हैं वो, इसके बिना कुछ कबूलेंगे भी तो नहीं, दंड भी तो आवश्यक है ही। राष्ट्रपति भवन में छिपे नेपालियों पर नजर रखने के लिए 2 व्यक्ति तैनात किए गए। वह उनकी गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए थे। अंततः खबर आई कि नेपाल से आने वाला माल गिरोह के सरगना को उस रात सौंपा जाने वाला है और वह उसे अमेरिकी एजेंट को देंगे। अमेरिकी सरगना एक 5 सितारा होटल में ठहरा हुआ है। राजस्व गुप्तचर अधिकारियों की नजरें उसकी बराबर निगरानी कर रही है। डिप्टी डायरेक्टर SP श्रीवास्तव और HK बब्बर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। अमेरिकी सरगना को सपने में भी ख्याल नहीं था कि होटल के कॉरिडोर में बैठे बातों में मशगूल व्यक्ति राजस्व गुप्तचर निदेशालय के अधिकारी हैं। ऐसा कौन सा माल है जो उसे पहुंचाया जाना था? पूछने पर मालूम पड़ा कि नेपाल में हशीश ऑयल बनाने की शुरुआत उसी अमेरिकी ने की थी और इसके लिए वहां एक प्रयोगशाला गुप्त रूप से कायम की गई थी। पिछले 10-12 साल से वह तस्कर हशीश ऑयल का बेताज बादशाह बना हुआ था। यह हशीश ऑयल गाड़ी के टायरों में भरकर भेजा जाता था। फोर्क लिफ्ट ट्रॉली के टायर विदेशों को निर्यात होते थे।
इन टायरों की रिम में हशीश ऑयल भर दिया जाता था। एक टायर में 3 किलोग्राम हशीश ऑयल भर जाता था। जब ये टायर एयरपोर्ट पर उस अमेरिकी सरगना को सौंपे गए, तब अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसका कारण यही था कि यदि यहीं पर उन्हें पकड़ लेते तो अमेरिकी वितरण एजेंसियों का पता नहीं चल पाता। इसलिए कंट्रोल डिलीवरी के माध्यम से पूरी तफ्तीश की गई। फोन द्वारा सूचना कैलिफोर्निया भेज दी गई और वहां जैसे ही यह अमेरिकी सरगना पहुंचा और टायरों की डिलीवरी होटल में दी, वैसे ही रंगे हाथों पकड़ा गया। कुल 188 टायर थे, जिनमें 480 किलो से ज्यादा हशीश ऑयल बरामद हुआ। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ 73 लाख थी। इस सारे अभियान का नेतृत्व ठाकुर ने किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य की बहुत प्रशंसा हुई। इस एक केस के पीछे कितनी रातें जगकर मैंने बिताई, मैं ही जानती हूँ, क्योंकि ऐसे कुख्यात तस्करों को पकड़ने में खतरा तो रहता ही है। पति के लिए खतरे का आभास मात्र ही पत्नियों को भयभीत कर देता है। यहाँ तो साक्षात मुठभेड़ थी। मैं ही क्यों, गुप्तचर विभाग के सभी अधिकारियों की पत्नियों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भय दूर से दस्तक देता है, पर जब दरवाजे पर आ खड़ा होता है, तब छूटने का कोई उपाय भी तो नहीं रहता। इसलिए हमें उसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया समझकर स्वीकार करना पड़ता है।